अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि आम इंतखाबात में धांधली के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाइट पेपर जारी कर दिया है और जुडिशल कमीशन बनाने का भी मुतालबा किया। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि वज़ीर आला KPK अली अमीन गड्डापुर ने वफाक से हक छीन कर लेने का ऐलान कर दिया है। और इसके साथ हम बात करेंगे कि अता तारड़ ने डिजिटल मीडिया राइट्स और सोशल मीडिया रेगुलेशन के हवाले से कानून साजी बनाने के हवाले से भी इंदिया दिया है। और साथ साथ हम बात करेंगे कि बानी चेयरमैन PTI पर जो है तोशा खाना का नया केस खुल गया है। ओवरऑल जिक्र करने के लिए इस वक्त गुफ्तगू करेंगे और पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अनीस, तारिक मतीन, वसीम अब्बासी, उमर दराज गोंदल और आमिर सईद अब्बासी। आप सबका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सलमान भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि वाइट पेपर आपके इल्म है इंतखाबात के हवाले से जारी किया गया, क्या इंपैक्ट इसका पड़ेगा? थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं जी इन वाइट पेपर्स का। 2013 के इलेक्शंस के बाद भी इसी तरह PTI ने एक बहुत अच्छा वाइट पेपर जो है वो पब्लिश किया था। गालिबन 2000 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल वो वाइट पेपर था। फिर 2018 के इलेक्शन हुए, उसमें कोई वाइट पेपर नहीं आया, इसलिए क्योंकि उसके अंदर एक बिल्कुल डिफरेंट कार्रवाई हुई थी और PTI ने बताना मुनासिब भी नहीं समझा कि अली अवान साहब और असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब और जो बाकी इनके अरकान थे वो इलेक्शन कैसे जीत गए थे, जब उन्होंने कभी अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर काउंसलर का भी इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ा था। दूसरी चीज़ ये थी कि ये जो वाइट पेपर है इस दफ़ा वाला जो 2024 के इलेक्शन का है वो गालिबन कुछ 400 सफ़े के ऊपर मुश्तमिल है। अब आइदर ऑफ द टू थिंग्स कि इस दफ़ा या तो धांधली कम हुई है या कहने के लिए कम है PTI के पास, या शायद इतने आर्टिकुलेटेड हो गए हैं हमारे PTI के बेंचेस के लोग कि अब वो ज़्यादा बड़ी बात को कम अल्फाज के अंदर समझ सकते हैं। तो अब देखना ये है कि ये इल्ज़ाम और तराशी कभी भी जो है वो नई नहीं रही PTI की सियासत में। जो 2013 का वाइट पेपर था उसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूँ, उसमें कोई 35 पंक्चरों का जिक्र हुआ था। उसके बाद आरिफ अलवी साहब जो इनके प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उन्होंने जाके 2015 के अंदर फ्लोर पर माफ़ी मांगी कि थी वो खान साहब जज्बाती हो जाते हैं, जोश खिताबत के अंदर इस किस्म की बातें कर गए थे। तो मेरे ख्याल में इस वाइट पेपर की भी हैसियत उन बाकी वाइट पेपर से ज़्यादा नहीं होगी जो ये माजी के अंदर पब्लिश करते रहे। दूसरी चीज़ ये कि वाइट पेपर की इन्होंने तज़किरा किया कि जी हमारे साथ 180 सीटों के ऊपर धांधली हुई है। अच्छा यार, ये 180 सीटों का जिक्र और तज़किरा कहाँ से आया है? ये कोई आप लोगों को किसी ने आके बात बताई है? 180 सीटें इस वजह से हैं बिकॉज दिस अमाउंट्स टू 2/3 मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर। तो वही जो खान साहब का हमेशा से बयानिया रहा है कि मैनू वजीर आजम बनाओ तो 2/3 मेजॉरिटी दबाओ तो मैं जरा कुछ करना चाहना वो मैं कर सका, जो मैंने दिन को दिन करना है, रात को रात करनी है वो मैं कर सकूं। आखिरी बट नॉट द लीस्ट बात यह है मेरे भाई कि PTI खुद भी गवर्नमेंट में थी। ये एक ऐसी जमात है जिसने दावा ही इंसाफ की जो है ना उसका रसाई का किया था। तो जब ये खुद गवर्नमेंट के अंदर थे तो इन्होंने इस निज़ाम अदल के ऊपर और बाकी सारी की सारी चीज़ों के ऊपर और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर काम क्यों नहीं किया? उस वक्त ये दूसरे अपने पॉलिटिकल ऑपोनेंट्स को नीचे दिखाने में लगे हुए थे, उनके प्रोग्राम बंद करवाने में लगे हुए थे। बिल्कुल, ये बड़ा अहम पॉइंट है जो आपने उठाया। तारिक वजीर, मैं आपकी तरफ आऊंगा और ये सवाल है कि ना सिर्फ वाइट पेपर जारी किया गया बल्कि उसमें एक डिमांड भी की गई है कि जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुस्ताफी हों। क्या ये मुमकिन हो पाएगा मौजूदा हालात में? अस्सलाम वालेकुम आपको भी और आपके तमाम व्यूअर्स को भी और तमाम शुरका को भी। पेपर सफेद जारी करें, काला जारी करें, पीला जारी करें, नीला जारी करें, हमारे यहाँ कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बात एक ही होती है कि ये हार गए इसलिए रो रहे, धांधली हुई है, और जीत गए थे तो 18 में चुप थे, 13 में बोल रहे थे, 2000 सफ़े थे, 400 सफ़े हैं। ये इसी तरह से चलता है। ये जो इस्तीफा मांगा है, हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, इस्तीफा नहीं होने जा रहा। ये हमारे यहाँ खुशफहमी है लोगों की, चलता है। लेकिन आसान बात यह है कि अभी जो इस्लामाबाद के हल्के खुल रहे हैं तो आप PTI वाले झूठ बोल रहे हैं, उन झूठों को छोड़िए, साइड में कीजिए। जमात इस्लामी वाले खुद आए और कुछ 9 के करीब MPAs थे जो ट्विटर पे हर जगह आए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और उन्होंने आकर कहा कि यार PTI वाले जीत गए थे। कराची में हाफिज नईमुर रहमान वाला तो बड़ा मशहूर हुआ, लेकिन मेरी ऐसे कई लोगों से कराची में जिब्रान नासिर के घर पे ये सब मौजूद थे, तो वहां पर भी मुलाकात हुई। उसके अलावा हमने पूरे पाकिस्तान में देख ही लिया। शहजादा गुस्तासिब के मामले में मुफ्ती किफायतुल्लाह आकर बैठ गए थे, तो उन्होंने कहा जी जीत गए, PTI वाले जीत गए, हम हार गए। ये तमाम बातें जो हैं वो हमारे सामने की हैं। तो अब हम माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो ये भी नहीं मानते कि ये जो इलेक्शन हुए इससे पहले इलेक्शन दफातर से बंदों को उठाया जा रहा था, कागज छीने जा रहे थे। हम तो ये भी नहीं मानते कि सलमान अकरम राजा जैसा बड़ा वकील तमाम दुनिया के कैमरों के सामने, उसके साथ तजवीज को निंदा, ताईद को निंदा, कैमरों की आंखों के सामने, मतलब लोगों की निगाहों के सामने से गायब हो रहे थे ना। कैसरा इलाही से खातून से
एक लंबा तड़ंगा बंदा पेपर छीन के भाग रहा था। हम इसको भी नहीं मानते, हमारे यहाँ अदालत में तमाम मामला जाते हैं, तो नहीं होता। 2 दिन में अदालत ने फैसला किया था ऐसे करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान का। उसके बाद उसी अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तें पड़ी हुई हैं, अंडे बच्चे दे देंगी, दीमक लग जाएगी। मुझे तो नहीं सुनता हुआ नजर आ रहा ये निजाम, इस पूरे शोर को जो हो रहा है। आप जाके बाहर निकल के देखिए, जिस तरह से 8 फरवरी को हुआ था, ज्यादा हमारे यहाँ इंटरनेट बंद, टेलीफोन बंद, सब कुछ बंद कर दिया गया था। उसी तरह से 21 अप्रैल को हुआ था। एक ढकोसला है जो हमने किया था इस मुल्क के लोगों के साथ, और हम ढकोसला करके खुश रहने वाली कौम है। ठीक है, कुछ ज्यादा होपफुल नहीं है, सूरत हाल ऐसी ही रहेगी। वसीम, आपसे जानना चाहूंगा, मुतालबात की फहरिस्त में सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके साथ साथ इस धांधली पर जुडिशल कमीशन बनाने का भी मुतालबा किया गया है। वैसे पहले भी सानिया नोमई के हवाले से भी जुडिशल कमीशन की बात पीटीआई की जानिब से की गई है, अब एक और जुडिशल कमीशन की बात की जा रही है। आप क्या समझते हैं ये मुतालबात जो है कितनी हद तक जूद असर होंगे? जूद असर तो अब आपको पता लग गया होगा कितने जूद असर हैं, लेकिन यह है कि ये जो जुडिशल कमीशन का मुतालबा है इससे पहले भी किया जाता रहा है। और मैं आपको बताऊं, मेरी खबर के मुताबिक इमरान साहब ने अली अमीन गंडापुर को कहा था कि कम से कम सूबाई सतह पर जुडिशल कमीशन आप खुद बना दें, और अभी तक वो उस पर कोई ऐसी कोई पेशरफ सामने नहीं आई कि वो उन्होंने बनाया। उनको तो कोई स्टॉप नहीं कर रहा कि वो अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से या किसी तरीके से भी वो कर दें, अंडर रूल उनको अलाउड है। वो कह रहे हैं कि जी पूरी हमारी असम्बली से, जो केपी की असम्बली है, उसे मंजूरी होगी तो फिर वो करूंगा। तो बहरहाल वो ज़ाहिर है मुतालबे करेंगे। मेरे तो ख्याल में ज़ाहिर है इरेगुलरिटीज तो हुई हैं इन इलेक्शन में, आप बिल्कुल रूल आउट तो नहीं कर सकते। 35 पंचर वाली बात तो बड़ी फार फेच्ड थी उन इलेक्शंस के हवाले से, लेकिन इन इलेक्शंस के हवाले से बेकायदगियों में काफ़ी क्रेडेंस है और ये सबको नज़र आ रहा है, काफ़ी हद तक नज़र आ रहा था। तो लेकिन ये जिस तरीके से पीटीआई की स्ट्रेटेजी है, मेरा नहीं ख्याल ये कहीं इनको लेके जा रही है। जो जिस वक्त प्रोटेस्ट करना चाहिए था बड़े लेवल पे, वो उस वक्त पीटीआई प्रोटेस्ट करने में कामयाब इतनी नहीं रही। उसके बाद हुकूमतें बन गई, अपनी हुकूमत एंजॉय कर रहे हैं केपी में। अब यहाँ पे बीच में हल्की हल्की मौसीकी जारी है, तो ये कुछ भी होने को नहीं जा रहा। मतलब कोई इतना जूद असर मेरा नहीं ख्याल कुछ होने जा रहा है, कुछ जूद असर नहीं होने जा रहा है। चलें, इसी पे मैं आमिर सईद अब्बासी साहब आपसे जानना चाहूँगा कि ये सूरत हाल तो अपनी जगह पर मौजूद है। जैसे अभी सलमान ने भी ये कहा है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में बड़ा इसका जिक्र होता रहा है और मशीन्स का भी जिक्र रहा है। तो अब फिर इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या इस पर कोई पेशरफ्त हो सकती है? थैंक यू सो मच। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लाहात की बात तो करती रही और उन्होंने बहुत सी कोशिश भी की थी। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होनी चाहिए, ओवरसीज पाकिस्तानीज को राइट होना चाहिए। तो जब पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो जो नई पीडीएम की हुकूमत आई थी उसने सबसे पहले आकर उन इस्लाहात को और उन तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनिंग का प्रोसेस था तमाम, उसको आके थ्रू पार्लियामेंट जो है वो उसको दोबारा ख़त्म कर दिया था। और फिर जो ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट देने की बात थी वो भी ख़त्म कर दी गई थी और तमाम जो प्रोसेस था उसको कहा गया कि एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हम इस्लाहात करेंगे। ना तो फिर वो इस्लाहात हुई और ना वो मामला हल हुआ। दूसरी देखें, बात यह है कि इलेक्शंस में हमेशा इल्ज़ामात तो लगते रहते हैं, लेकिन हमने 5 इलेक्शंस तो देख लिए। इन 5 में ये 2024 का इलेक्शन था, ये भी अपनी नौयत का एक धांधली, तो शायद इसके लिए छोटा लफ्ज होगा, उससे बहुत बड़ा कुछ लफ्ज इजाद होना चाहिए जो हमने इसमें देखा। और सिर्फ मैं आपको इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों का बताऊं कि जो केसेस भी अब ट्रिब्यूनल्स में आ चुके हैं और आज उस पे इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बाकायदा नोटिस भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने ये कहा कि जो हलके हैं वहाँ के, जो तीनों इस्लामाबाद के हलके हैं, वहाँ के जो रिजल्ट्स हैं उसमें जो बज़ाहिर बेज़ाब्तियाँ हैं और जो पॉइंट आउट की गई हैं दरख्वास्त गुजारों की तरफ से, जो पीटीआई के कैंडिडेट्स थे, वो हैरान कुन हैं कि इस्लामाबाद का जो हल्का NA 48 है वहाँ से जो फॉर्म 45 हैं, फॉर्म 46 हैं, उसमें जो बेकायदगियाँ हैं उसके ऊपर तो फिर ट्रिब्यूनल ने आज बाकायदा नोटिस जारी करके और तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया है और सिर्फ 18 दिन की डेट डाली गई है। 20 अप्रैल को रिकॉर्ड तलब कर लिया गया और ये भी कहा गया है कि वो मुस्लिम लीग नून के जो कामयाब करार दिए गए हैं कैंडिडेट, वो भी अपने फॉर्म 45 ले आए, जो दीगर कैंडिडेट्स हैं वो भी अपने फॉर्म 45 ले आए, इलेक्शन कमीशन भी अपना फॉर्म 45 ले आए, तो पता चल जाएगा कि क्या कोई टेम्परिंग हुई है, फोर्जरी हुई है, नहीं हुई। लेकिन जब भी हम मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स अदालतों में आते थे, नोटिस होते थे, तो हम उनसे कहते थे कि पीटीआई ये कह रही है कि ये फॉर्म 45 हैं जिसके ऊपर सब लोगों के दस्तखत हैं, आप भी अपने फॉर्म 45 दिखा दें, तो वो नहीं दिखाते थे और नहीं लाते थे। दिखा रहे। ठीक है, अभी जाहिर है फिर एक तलबी
जी, तलबी हुई है यकीनन। मेरे भाई, इस हवाले से मजीद भी हम जिक्र करते हैं। उमर, मैं आपसे जानना चाहूँगा बरदराज के इस वक्त फॉर्म 45 के जैसे अभी जिक्र किया गया है, तलब किया गया है, कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तलब किया है, क्या इंतखाबी नताइज बदल सकते हैं? देखिए, ज़ाहिर है ये कहीं ना कहीं तय होना है और इलेक्शन ट्राइब्यूनल ही उसका फोरम है। और जिस तरह आमिर सईद अब्बासी साहब आपको तफसील से बता रहे थे, अब तो उन्होंने तीनों जो पार्टियां हैं, जो जीतने वाली पार्टी क्लेम कर रही है, जो हारने वाली पार्टी है और जो इन दोनों के दरमियान रेफरी का किरदार अदा इलेक्शन कमीशन कर रहा था, उन तीनों को कह दिया है कि आप अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाएं तो वो पता चल जाएगा। अगर 6 को 8 बनाया गया है, सबको पता चल जाएगा। अगर 1 को 7 बनाया गया है तो सबको पता चल जाएगा। देखिए, ये जरूरी है इलेक्शन के प्रोसेस के लिए, ये जरूरी है सियासी जमातों के लिए कि आप ये काम करें। इसमें इसको शफाफियत के साथ आगे बढ़ाएं। इलेक्शन कमीशन का रोल कोई काबिल तारीफ रोल नहीं है। जिस तरह से आमिर सईद अब्बासी में बेहतर बता सकते हैं, जिस तरीके से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वाला मामला है, ठीक है, इटसेल्फ मशकूक है। कैसे इलेक्शन से चंद रोज पहले एक शख्स जो है वो इस्तीफा देके चले जाते हैं, पता चलता है कि तबीयत उनकी साथ नहीं दे रही, अब अचानक इलेक्शन के अभी कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ, फिर वो वापस आ गए हैं। फिर आपने गुजरांवाला की सीट देखी कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस सीट को पीटीआई के लिए रिटेन किया। फिर हमने उधर राना फराज नून वाली सीट दिया है। इलेक्शन कमीशन तो ये लग रहा है जैसे ही उसने मखसूस सीटें उधर दी, मखसूस सीटों के बाद उसने सुन्नी तहात काउंसिल की शमूलियत भी मान ली। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जाहिर है कि ये अदालतों ने सेटल करने हैं। अब चूंकि अब वहां पे ये मामला आ गया है, इस्लामाबाद की बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि पीटीआई आपने देखा होगा 2013 में 4 हलकों की बात करती थी, तो मेरे ख्याल 3 हलके खुल गए हैं। तो इन 3 हलकों के खुलने से बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ जाएगी। या तो मुस्लिम लीग नून का बयानिया ठीक साबित हो जाएगा कि देखिए जी, बिल्कुल फॉर्म 45, 47 हमारे एक जैसे हैं और हमें जो नताइज मिले बिल्कुल ठीक है। या पीटीआई कहेगी कि देखिए जी, हम तो कहते थे कि पोलिंग स्टेशंस के ऊपर हम जीत गए हैं, लेकिन आरओ के कमरों में हम हार गए हैं। उसकी मिसाल ये 3 इस्लामाबाद के हलके हैं। तो मेरा ख्याल है ये किसी एक का बयानिया तो सही ठहरेगा, लोग भी बेहतर फैसला करेंगे। जी, किसी एक का बयान यकीनन सही ठहरेगा। मैं तारिक मतीन साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, एक जानिब ज़ाहिर है हम ये बात कर रहे हैं और दूसरी जानिब एक हुकूमत पीटीआई के पास है खैबर पख्तूनख्वा में, और वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर जो हैं, आज जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की है, एक मरतबा फिर इश्तियाल अंगेज़ बयान दे रहे हैं। उनका यह कहना है कि वो हक छीनेंगे वफाक से और जो है वो दिखाएंगे कि किस तरह से हक लिया जाता है। आपने यकीनन वो बयान सुने हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या इस तरह से वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन मुमकिन हो पाएगी, हक लिया जा सकेगा? देखिए, वो एक शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा शायर का नाम, लेकिन शेर था, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो ऐसे ही कर रहे हैं। 3 लोग हैं इमरान खान साहब की जमात की तरफ से जो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई गई, अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज और उनके साथ उमर अयूब साहब। तो तीनों अपनी अपनी जगहों पर अपने अपने ऐवान में, अपने अपने मरकज में जमात की जानिब से सबसे अहम जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं। तीनों का आप किरदार देख लीजिए, आपको नजर आ जाएगा कि तीनों जो है वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं, तीनों जो है वो मुंह के मुजाहिद हैं, तीनों जो है वो बातें कर रहे हैं। अभी तक अमली कदम जो है वो आपको तीनों की जानिब से नजर नहीं आया है और मुझे कोई खास कदम उठता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। ये लोग सूबे में जहां हुकूमत है वहां पर भी एक मौसर आवाज नहीं उठा सके। यानी पंजाब में तो होगा ये कि बाहर निकलेंगे तो जो शहजाद फारूक के साथ हुआ, जो शब्बीर गुज्जर के साथ हुआ, जो बाकियों के साथ हुआ और होता है, खवातीन के साथ, बच्चों के साथ होता है, वहां तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कह दिया, पुलिस की वर्दी पहन के बता दिया कि पुलिस क्या करेगी, तो वहां पुलिस वही करती है। जो आज कराची में बड़ा शानदार जलसा किया है फजलुर रहमान साहब ने, तो यहाँ उनका जलसा हो जाएगा, पीटीआई वाले नहीं कर सकेंगे। बाकी खैबर पख्तूनख्वा में ही आवाज उठा लेते तो नहीं, ये कोई खास मौसर आवाज उठाने के काबिल नहीं है। और मेरा ये ख्याल है कि ये लोग किस लिहाज से कंप्रोमाइज नहीं ये बताएंगे, लेकिन कंप्रोमाइज है सबके सब किसी न किसी जगह। और वो जो बात कही कंप्रोमाइज है, अच्छा, वापस चेहरा दिखाने वाले रहनुमा की जानिब से कि इमरान खान अडियाला में बैठा है, तो वो बात ठीक है, सही। अब आप कहते हैं ये कंप्रोमाइज है। अच्छा, इसी पे मैं वसीम अब्बासी आपसे जानना चाहूँगा कि ये अवामी फोरम्स पर पब्लिक स्पीच करते हुए अली अमीन गंडापुर तो ये बात करते हैं, पैसों का मुतालबा करते हैं, केपीके के हक की बात करते हैं, मगर मुतालिका फोरम पर जो है कोई अमली तौर पर स्टेप नहीं उठाया गया अभी। बिल्कुल, मुतलका फोरम पे शायद कभी उठाएं भी, सिविल गवर्नमेंट से बात कर लें, लेकिन आपको पता ही है कि उन्होंने अफ्तारी बहुत अच्छी की हुई है, फिर उसके अलावा उनकी मुलाकातें भी बड़ी अच्छी अच्छी होती रहती हैं। तो
बात यह है कि उनको पहली दफा वजारत आला जैसी बड़ी कुर्सी भी मिली है इतना अरसा की मुश्किलात के बाद, तो जाहिर है कुछ अरसा उसको चेरिश भी करेंगे और जाहिर है उसको स्ट्रेंथन भी करेंगे। तो इसलिए टॉक बहुत ज्यादा होती है उनकी, और जो अमली इकदाम होते हैं या जो होता है ना, जैसे गरजते हैं वो बरसते नहीं है, इतना बरसे वो नहीं है ना बरसेंगे, मेरी ये प्रिडिक्शन है। गरजते वो हैं क्योंकि वो उनकी एक स्टाइल है। वो कश्मीर के हवाले से बात भी करते हैं, वो आम महल घर में बात करते हुए भी गरजते होंगे, लेकिन जो करने वाले काम है उसमें ज्यादा अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अगर केपी में उनके होते हुए उनकी गवर्नमेंट में एक बंदा उठाया गया है पीटीआई का वर्कर, तो वो अगर उसके हवाले से कुछ भी नहीं कर सके और वो कह रहे हैं कि जी हमने एफआईआर करवा दी है, तो बाकी वो क्या कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत ज्यादा कुछ कर सकेंगे। इनमें सबसे मुदब्बर जो पहले होते थे परवेज खटक थे, जो वो कर सके थे उससे ज्यादा कोई भी नहीं कर सकता। तो जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, अगर उनसे ज्यादा तौक़्क़ात वाबस्ता किसी ने की हैं तो गलती पर ही होंगी। अच्छा सलमान अनीस, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये अभी जिस तरह की धमकियां दी जा रही हैं या वफाक के हवाले से हक लेने की बात की, रिश्ते आला गेज बयान दिए जा रहे हैं, इससे वफाक को क्या फर्क पड़ेगा? क्या इससे कोई बेहतरी होगी या कोई बिगाड़ पैदा होगा? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, बात यह है कि सबसे पहला जो मेजर पॉइंट हम लोग मिस कर जाते हैं वो ये कि व्हाई वाज अली अमीन गंडापुर चोजन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी? उनका इंतखाब क्यों किया गया? उनकी पार्टी के अंदर और बहुत कदावर लोग थे, आतिफ साहब वहाँ पे थे, शहराम तरक्की साहब वहाँ पे थे, और पढ़े लिखे लोग थे। मोहम्मद अली खान साहब का नाम था, एंड ही इज़ अ वेरी गुड सीजन पॉलिटिशियन एंड ही नोज व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। ये तो उस्मान बुज़दार के दौर में भी कहा जाता है। वो उस्मान बुज़दार साहब का तो बिल्कुल ही केस अलग है ना, वो तो वसीम अकरम प्लस थे, उनकी ना बात किया करें। वो मुर्शद की चॉइस थी, वो हमारे आका मुर्शद की चॉइस थी, उसको छोड़ें। बात अली अमीन गंडापुर साहब की चॉइस इस वजह से की गई थी क्योंकि वो ये ना, वो आपने सुना होगा गाना बड़ा मशहूर है, अख लाल रहंदी है तेरे यार दी ते अख लाल रहंदी है, और राती किसी और वजह तो रहंदी है, सवेर किसी और वजह तो रहंदी है। तो अली अमीन गंडापुर साहब को इस वजह से लेके आए थे खान साहब, ताकि वो जो इंतशार का बयान और सियासत है ना, उसको जरा बढ़ावा और हवा रहे, और वो को जरा आगे पीछे दबका शबका को 5 मुस्टंडे इधर घूम रहे हैं, कुछ 6 बॉडीगार्ड उधर घूम रहे हैं। इससे ज्यादा जो है ना वो डैश ड्रामा ना उनका था, ना है और ना हो सकेगा, जिस तरह ये बाकी पैनलिस्ट भी आपकी बात करें। ये तो गई एक बात कि अली अमीन गंडापुर को लाया ही इंतशार की सियासत को प्रमोट करने के लिए था, तो ही इज डूइंग अ वेरी फाइन जॉब सो फार। एक कोई चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अभी जिक्र कर रहे थे कि ये जो कमेटी तश्कील गई है उसके अंदर शिबली फराज साहब का नाम है, उमर अयूब साहब का नाम है, और साथ अली अमीन गंडापुर साहब का नाम है। क्या खूबसूरत लिस्ट है। एक पोता है डिक्टेटर का, फिर शिबली फराज साहब की क्या जो है वो लव अफेयर रहा एस्टैब्लिशमेंट के साथ इन द प्रीवियस गवर्नमेंट। एवरीबडी नोज दैट। अली अमीन गंडापुर साहब किस तरह अंदर गए थे, किस तरह बाहर आए, और किसने उनको एट द एंड ऑफ द डे कबूल किया एज अ चीफ मिनिस्टर। तो ज़ाहिर है वो भी कहीं ना कहीं मुख्तदर हल्कों के ब्लू आइड बॉय हैं, इसी वजह से वो वहाँ पे हैं जहाँ पे वो हैं। तो काफ़ी सारे प्लस पॉइंट्स हैं। तो जब ए टीम ही पूरी की पूरी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो आपने इसके अंदर से क्या मुज़ाकरात उन्होंने करवाने हैं? वेरी बैड चॉइस बाय खान साहब। सो वही इनकार की इंतशार की सियासत है, उसको बढ़ावा देना है। अली अमीन साहब इज द बेस्ट। वो बातें हो रही हैं आप कहते हैं। अच्छा क्या मैं आपसे, और वो मैं आपको अक्सर कहा करता हूँ, कथा कलामी की माफी, के देखें ये मौला जट सियासत है, मौला जट सियासत, दिस इज अ मौला जट स्टाइल। और मौला जट का तो आपको पता है ना कि वो मौले नु मौला ना मारे थे, मौला नहीं मरता। ठीक है, आमिर सईद साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या ये तकारीर से अली अमीन गंडापुर जो है अवाम के सामने अपनी पोजीशन जस्टिफाई कर सकेंगे? विद इन पार्टी भी उनके हवाले से बहुत से ज़ाहिर सवाल आते हैं। देखिए, एक ऐसी सियासी जमात जिसने 10 माह से प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइज तरीके से पूरा जबर बर्दाश्त किया, उनके खिलाफ मुकदमात हुए, वो एक मुकदमे से निकलते थे, दूसरे मुकदमे में अरेस्ट होते थे, दूसरे से निकलते थे, तीसरे में अरेस्ट हो जाते थे। उनकी टॉप लीडरशिप, उनकी दूसरे दर्जे की, तीसरे दर्जे की लीडरशिप, उनके कारकुनान 10,000 से ज़ायद, वो सब अरेस्ट होते थे। एक ज़िले की पुलिस लेके जाती थी, कभी दूसरे की लेके जाती थी। उसके बाद फिर इलेक्शन अनाउंस हो गया, खुदा खुदा करके इलेक्शन में जिस तरीके से पेपर्स छीनना, कैंपेन ना करने देना, जलसा ना करने देना, इन सारे हालात के बाद, और फिर सबसे बड़ी बात कि आपने एक सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया, और फिर उसके बाद फिर वो इलेक्शन हो गए, और इलेक्शन में वो एक सूबे में, बाकी तो चले क्वेश्चन है और वो अभी मामला ट्रिब्यूनल्स में जाएगा, लेकिन एक सूबे में एक मेजॉरिटी लेकर आ गए, और उधर लीडरशिप ने फैसला किया कि एक जो उनके हैं एमपीए हैं, उनको उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब वो पार्टी वो क्या चले, वो कोई क्या कहते हैं, रोड पे एहतजाज करना तो दूर की बात है, वो जुबानी क्या डिमांड भी नहीं कर सकते कि हमारे जो हुकूक हैं हमें वो दे दें। और इस तरह के बयानात जो है वो दीगर जो सियासी जमातें हैं वो भी अपने अपने सूबों में और अपने अपने दौर में और अपने अपने ज़माने में सब कुछ करते रहे, ये सब ऐसे करते हैं। बहरहाल
क्योंकि वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, उनका हक है कि वो अपने हुकूक के लिए जदोजहद करें, उसके लिए वो डिमांड्स करें। अब बहरहाल ये बातें पब्लिक फोरम्स पे भी हो रही हैं और बहुत सी मीटिंग्स भी वो अटेंड कर रहे हैं। वो ना तो मीटिंग्स का बायकॉट कर रहे हैं, वो मुश्तरका मुफादात कौंसिल में भी जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी मिल रहे हैं और वो अपने लीगल राइट्स और जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर वो रोड्स पे भी आके या जलसों में इवन अपने जो सूबे के लोग हैं उनको भी साथ बता रहे हैं कि हम इस जदोजहद में हर आवाज उठाएंगे और बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं है, उनका हक है, वो जो डिमांड करना चाहें कर सकते हैं, उसमें जैसे वो डिमांड करना चाहें कर सकते हैं। हमें याद उसी अंदाज में कर सकते हैं। ठीक है, पीपल्स पार्टी और जी आबिर सैयदराज साहब, इस पे जी ब्रेक के बाद इस पे मजीद भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, रुख करेंगे, इस वक्त हम चूँकि बात कर रहे हैं ओवरऑल जो केपी के गवर्नमेंट है और बेखुसूस जो वज़ीर आला हैं उनके हवाले से, उनकी तकरीर के हवाले से मैं उमर दराज गोंदल आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं कि एक अवामी तहरीक का भी वो जिक्र कर रहे हैं कि अगर उनको हक ना मिला तो वो सूबे के लोगों को लेकर आएंगे और फिर उनको कोई रोक नहीं सकेगा। क्या वहाँ से आप देख रहे हैं कोई अवामी तहरीक का आगाज़ होगा? क्योंकि विदिन सूबा जो है हम देख रहे हैं कि उनके अपने कारकुन लापता हो रहे हैं और वो बेबस दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जो तहरीक है और ये जो मामलात हैं वो हम सबके सामने हैं। अगर इसको दो अलग अलग नजरों से देखना चाहिए। पाकिस्तान में किसी कारकुन का आगे पीछे हो जाना या आप ये कहें कि हुकूमत क्या उसमें कर सकती है, मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ। पंजाब में हुकूमत थी, जब इमरान खान के ऊपर हमला हुआ था तो उस वक्त भी तहरीक इंसाफ FIR नहीं करवा सकी थी। FIR क्यों नहीं करवा सकी थी? उस वक्त की हुकूमत के ऊपर, चौधरी परवेज राय के ऊपर शायद इल्जाम लगता था कि वो नहीं करवा रहे। तो मैं एक ऐसी जगह बैठा था जहां मोने सलाई साहब ने कहा था जरा इनसे पूछे हमने क्या कहा है। तो हुकूमतें कितनी बाइख्तियार होती हैं या हुकूमतों के पर कहां पे जलते हैं वो हमारे सामने है। दूसरी बात रही कि अब अवामी तहरीक की लाहौर में कल से बड़ी एक्टिविटी एक होने जा रही है। अभी अगर पहुंचे नहीं है तो थोड़ी ही देर के बाद जो वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन शुरू हुई है उसकी क़यादत लाहौर में पहुंच जाएगी और उसके बाद उनकी कुछ एक्टिविटीज हैं। कल लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने खिताब शिताब करना है जिसमें जगज़ई साहब होंगे, बाकी लोग भी होंगे। फिर लाहौर में उनकी कुछ मीटिंग्स हैं, कुछ जर्नलिस्ट के साथ उनके इंटरेक्शंस हैं। तो उसके बाद अब बुनियादी बात यह है कि लाहौर समेत फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान जो बड़े शहर हैं उन जगहों के ऊपर तहरीक इंसाफ मोबिलाइज कैसे करती है। अगर आप ये समझते हैं कि उन 6 जमातों के बुनियाद के ऊपर आप तहरीक चलाने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं, आप जगज़ई साहब से तवक्को तो नहीं कर रहे ना कि पंजाब में आपको वो क्राउड देंगे या पंजाब में वो नंबर निकालेंगे। यहाँ पे 2 ही जमातें हैं, 2 भी नहीं कहना चाहिए, एक ही जमात है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहें या तहरीक इंसाफ कहें, एक ही सिक्के के 2 रुख है। तो उनका ये काम है, लेकिन उनकी जो लीडरशिप है वो हमें ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे पंजाब में ज़ाहिर है वो लैक कर रही है। लाहौर में उस तरह से अगर आपको पता हो तो हम रैलीज जलसे उस तरह से नहीं देख पा रहे। जाहिर है कि हमारा अजहर ग्राउंड के ऊपर नहीं है, मियां असलम इकबाल नहीं है, उनकी जो भी मजबूरियां हैं या जो भी उनके हालात हम सबके सामने हैं। लेकिन बहरहाल अगर आप पंजाब में बोल्ड डिसीजन नहीं लेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। पंजाब के लोग तैयार जरूर हैं, आपने देखा कि शेर अफजल मरवत कसूर पंजाब से जरूरी है, पंजाब से जरूरी है, बिल्कुल सही। तो आने वाले चंद दिनों के अंदर पंजाब में तहरीक इंसाफ का इम्तिहान है कि आप जो लोग आना चाहते हैं, क्या आप उनको लीड करके सड़कों पर लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते? नहीं लाना चाहते, ये यकीनन ये एक बड़ा इम्तिहान है। अच्छा, मैं तारिक मदीन साहब जरा आगे बढ़ते हुए ये भी हम जाने कि इस वक्त एक जानिब तो ये एहतजाज, अवामी तहरीक और ये सारी बातें हो रही है, मिलियन मार्च का भी जिक्र जैसे कि आपने किया है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कदगनों का भी जिक्र है। आज अताउल्लाह तारड़ ने जिक्र करते हुए ये कहा कि डिजिटल राइट्स के हवाले से कमेटी बनाई जाएगी और उसमें जो है खसूसी तौर पर सोशल मीडिया के हवाले से उनको रिमोडिफाई किया जाएगा। आप समझते हैं डिजिटल राइट्स पर कानून साजी होनी चाहिए, इस वक्त ज़रूरत है? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन बात यह कि हमारे यहाँ बहुत सख्त अल्फाज हैं टेलीविजन पे बात करने के लिए, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी जो है वो एक जानवर की जैसी जिंदगी है। मैं आमतौर पर उस जानवर का नाम भी ले लेता हूँ जब मैं सोशल मीडिया पे बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ एक आम आदमी की जिंदगी एक जानवर जैसी जिंदगी है ना। तो क्या रखा है उसके लिए? उसको आप पकड़ भी लेंगे, उठा भी लेंगे, घर से ले जाके उसको कहीं मुकदमा करने के बाद डाल भी देंगे, उसकी ऐसी की तैसी कर भी देंगे। लेकिन यहाँ तो जो है वो आला तरीन ओहदों पर बैठी हुई शख्सियात आला तरीन फोरम पे आला तरीन मामलात में ये बता देती है कि उन्होंने जो है वो सोशल मीडिया के दबाव में आकर ये 1 मैन कमीशन की सरबराही से इनकार कर दिया था। हालांकि वो शख्सियत जब अपना खत लिखती है तो वो नहीं कहती कि उन्होंने सोशल मीडिया के दबाव पे कहा था, तो तब तो कोई फेक न्यूज नहीं होती। जिन्होंने ये बताया कि डिजिटल राइट्स है और फेक न्यूज है और रेगुलेशंस बनाने के लिए जा रहे हैं,
उन्होंने, एक तो खत था जो IMF को लिखा गया था, एक खत नहीं था जो यूरोपियन यूनियन को नहीं लिखा गया था, लेकिन उन्होंने वो भी लिखवा दिया था। तो क्या उनसे किसी ने पूछा उस फेक न्यूज के बारे में? ये जो हमारे हमने अली अमीन गंडापुर पे बड़ी तनकीद कर ली, एक अदद वजीर आला साहिबा है, उनके सूबे में क्या हुआ, बावल नगर में क्या हुआ, क्या वो एक आवाज भी निकाल सकी, एक जुमला भी बोल सकी? फिर उसी वजीर आला ने एक जाती लड़ाई के नतीजे में बुजुर्ग मारा गया नारोवाल में, और उसको एक जमात की गुंडागर्दी का ऐलान करते हुए बता दिया कि कातिल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। क्या उनका भी कुछ फेक न्यूज में किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या जानवर की जिंदगी एक आम आदमी की जिंदगी रहेगी? ये जो अशराफिया ना, ये इस बात का भी फैसला करे। इस मुल्क में लिखा हुआ आईन में हाकमियत अल्लाह ताला की, और फिर बंदों को तफवीज की गई है, और रूलर वही है, एक आम आदमी रूलर है, खाक रूलर एक आम आदमी इस मुल्क में। तो ये बहुत बड़ी हकीकत है। कानून वानून बनते रहते हैं और बनते हैं एक आम आदमी के लिए, रूलिंग एलीट का कुछ नहीं होता। ठीक है। अच्छा, मैं वसीम अब्बासी आपसे ही जानना चाहूंगा, तारिक भाई का जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू इस पे आया है, तो यही तासुर है कि ये जो डिजिटल राइट्स की बात की जाती है, ये कानून साजियों का जिक्र किया जाता है, ये बुनियादी तौर पर आज़ादी इजहार पर कदगन के मुतरादिफ है, और वही कदगन की जानिब जो है वो कदम बढ़ाया जा रहा है। ये बिल्कुल, गवर्नमेंट्स जब भी ये बात करती हैं तो इसमें ये बात जरूर आती है। इससे पहले PTI के दौर में भी इसी तरह का एक कानून लाने की कोशिश की गई थी, जिसपे साथियों ने बड़ा रेजिस्ट किया था। अभी भी ये बात हो रही है, लेकिन मैं इसके साथ साथ ये कहना जरूर चाहूंगा, ठीक है आम आदमी की जिंदगी भी बहुत खराब है, लेकिन अगर उसको फेक न्यूज फैलाने की इजाजत दे देने से कौन सा जिंदगी ठीक हो जाएगी? तो मैं समझता हूँ कि इस हद तक तो बहुत जरूरी है, कम से कम हमारे डेफिमेशन लॉज इतने हों कि अब जल्दी जल्दी कम से कम वो हो, क्योंकि वही बात अगर आप इंग्लैंड में नहीं कर सकते, लंदन में नहीं कर सकते और पाकिस्तान में कर सकते हैं, तो उसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो आप डेफिमेशन लॉज को करें। फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन इज ए सीरियस इशू, हर जगह है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका में भी है, पूरी दुनिया इससे ग्रैपल कर रही है। आप वैक्सीन के बारे में फेक न्यूज चलती रही हैं, इसके अलावा आपकी आम जिंदगी के बारे में चलती हैं, आपकी लाइफ को हर लिहाज से अफेक्ट करती है। तो और सोशल मीडिया, चूंकि देखें जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसमें जर्नलिस्ट चयन होते हैं, जो लोग आपने अभी बुलाए हुए हैं, बिठाए हुए हैं, सारे प्रॉपर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन अगर आप सबके हाथ में माइक दे दें, सबको टीवी पे बिठा दें जो कि सिटीजन है, तो आप देखेंगे बहुत सारी गलतियां करेंगे और उनको वो नहीं पता होगा कि इंफॉर्मेशन को कैसे वेरीफाई किया जाता है और रीचेक किया जाता है। तो मेरे ख्याल में इस हद तक है, लेकिन गवर्नमेंट की ये इन्वॉल्वमेंट और गवर्नमेंट की ये इतनी दिलचस्पी, आज एक और भी मैसेज आया था, आपको पता है आर्मी चीफ की स्पीच में भी ये कहा गया है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन पे आर्टिकल 19 पे अमल दरामद होना चाहिए, उस पर क्लियरली चीजें कुछ लिखी हुई हैं। उसमें यही बात थी कि जाहिर है आर्मी के साथ आप तनकीद नहीं कर सकते, आप दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को खराब नहीं कर सकते, आप इस्लाम के हवाले से बात नहीं कर सकते। तो वो ये कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 19 के तहत हमें इजहार राय की आज़ादी है वो मुकम्मल एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें कुछ कैवियट्स हैं, कुछ साथ साथ शराइत भी हैं, तो वो हमें करनी है। तो मेरा ख्याल है जब गवर्नमेंट खाली करती है तो उसमें जरूर मसला आता है, उसमें बाकी स्टेक होल्डर्स को मिलाना चाहिए, जर्नलिस्टों को भी मिलाना चाहिए और सिविल सोसाइटी की भी इनपुट होनी चाहिए। तो चूंकि हम खुद से रेगुलेट नहीं कर रहे, तो अब जाहिर है गवर्नमेंट्स को बार बार आना पड़ रहा है। इससे पहले PTI की गवर्नमेंट आई, अभी ये गवर्नमेंट आई और इसके ठीक है, पीछे उस जमाने में भी ये हुआ। ठीक है वसीम, अब यकीनी तौर पर ये मामला रहा, पीका एक्ट का भी मामला आया था, उसमें भी बड़ी लेदे हुई थी। मैं सलमान आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं कि इस सूरत हाल में आज ने जो जिक्र किया है वो मईशत को नुकसान पहुँच रहा है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है, क्या इतनी हद तक इन्फ्लुएंस है? जी, सोशल मीडिया की वजह से, डिजिटल मीडिया की वजह से, तो क्या इतना इन्फ्लुएंस है? यही मेरा सवाल है कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर। तो खैर एग्जेजरेशन है मिनिस्टर साहब की तरफ से, इन ऑल ऑनेस्टी ऐसा तो खैर कोई नहीं है कि अगर आपको ट्वीट कर देंगे तो उससे जो है ना वो स्टॉक पूरा का पूरा क्रैश कर जाएगा। बहरहाल ये जो मौजूद जिसके ऊपर बात हो रही है उसके ऊपर मेरी 2-3 टेक्स हैं। गुजारिश ये है सबसे पहली तो कि अनरेगुलेटेड सिर्फ माँ का प्यार होना चाहिए और है, इसके अलावा ज़िंदगी के अंदर तमाम चीज़ें आपको किसी न किसी ज़ाब्ता अखलाक में या ज़ाब्ता हाथ में डालनी पड़ती है। आप अनरेगुलेटेड अनचेक्ड इनको नहीं छोड़ सकते, ये तो बात हम सबके साथ मुत्तफ़िक हैं। दूसरी चीज़ कि आज़ादी इज़हार राय बंद हो जाएगी, मैं इसके ऊपर देखें जो डिजिटल मीडिया के ऊपर और जो सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानी कौम जो है ना वो डकी भाई की बेगम के डीप फेक वीडियोस ढूंढ रही है, हरीम शाह के वीडियोस ढूंढ रही है। ये आप लोगों की प्रोडक्टिविटी है। मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि अगर ये इस किस्म की कोई पाबंदी लगाएगी हुकूमत पाकिस्तान, तो आपका क्या ख्याल है? कोई MIT के अंदर स्ट्राइक हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बंद पड़ जाएगी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च पेपर बंद हो जाएगा, जो इस किस्म की रिसर्च हम माशाल्लाह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दुनिया में ताले लग जाएंगे अगर पाकिस्तान का सोशल और डिजिटल मीडिया बंद हो गया। दूसरी चीज़ ये कि देखें डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया को एक तरफ रखें, ये एक चीज़ है, इंटरनेट और उसका इस्तेमाल एक अलहदा चीज़ है।
आप इंटरनेट के इस्तेमाल से प्रोडक्टिविटी की तरफ, रिसर्च की तरफ जाते हैं और बाकी मामला करते हैं। ये जो सिर्फ डिजिटल मीडिया वाला मामला है ना, जिसके अंदर आपके फेसबुक के प्लेटफॉर्म्स हैं या बाकी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको रेगुलेट करने की या उनके ऊपर चेक रखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये हो गई दो चीज़ें। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी जिक्र हुआ उसका, वो ये कि पाकिस्तान से बाहर भी जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर सब्जेक्ट टू वेरी हैवी फाइन्स एंड पेनल्टीज़। आप देखें फेसबुक को यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो है वो बहुत हैवी किस्म के फाइन्स हुए। इसी तरह स्टैंडिंग कमेटी जो है अमेरिका की, उसके अंदर मार्क जुकरबर्ग को बुलाया और उनसे पूछा गया स्पेसिफिकली कि आपने छेड़छाड़ की है इलेक्शंस के अंदर या नहीं किया, उसका क्या वो था। इसी तरह अभी रिसेंटली आपने देखा कि टिकटॉक को अमेरिका के अंदर बैन कर दिया गया बिकॉज वो ये समझते हैं कि उनके अपने जो प्लेटफॉर्म हैं, जो उनके अपने इंटरेस्ट हैं, वो डैमेज होंगे। तो अगर इस किस्म की कोई कार्रवाई की जाती है तो जाहिर है हमें गवर्नमेंट की तरफ थोड़ा सा जो है ना वो देखना पड़ेगा कि वो क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन ये कि वो जो कंप्लीट बैन और ब्लैंकेट वाली बात है वो जाहिर है वो जरा मुख्तलिफ है। मैं आमिर सईद अब्बासी इसी पे आपकी टेक लेना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं कि ये क्या वाकई जो इंटरनेशनल सतह पे जिस किस्म की सूरत हाल है या स्टैंडर्ड्स जो है वज़ा किए गए हैं और उनको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, क्या मौजूदा हुकूमत की भी वही नीयत है? देखिए, अरस्तु ने कहा था कि कानून जो है ना वो मकड़ी का वो जाला है जिसमें कीड़े मकोड़े तो फंस जाते हैं, लेकिन जो ताकतवर होता है वो उसे फाड़ कर निकल जाता है। तो ये जितने भी कवानीन बनाए जाते हैं, इसमें गवर्नमेंट सिर्फ उन लोगों को फिक्स करती है जो उनको टारगेट करते हैं या उन पे तनकीद करते हैं। हमने देखा कि कभी भी इस तरह के जो इवन जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जितने भी कवानीन हैं, उनको हमेशा अपने उन नाकदीन को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। वो सिर्फ उस वक्त उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो हुकूमत पर या उन के ऊपर तनकीद करते हैं, इदारों के ऊपर, और उसमें अक्रॉस द बोर्ड जो है वो एक्शन नहीं होता। और आप देखें ना कि दोहरा मेयार है हमारे इदारों का भी कि अगर वो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के ऊपर तनकीद होती है तो कोई इदारा एक्शन नहीं लेता, और वही चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब पे तनकीद होती है तो GITs बन जाती हैं, एक्शंस होते हैं, शो कॉज नोटिसेस और सब सहाफ़ियों की तलबियां हो जाती हैं। वही इल्ज़ामात जो हैं वो अगर जस्टिस बाबर सत्तार साहब के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगते हैं तो कोई एक्शन नहीं होता, और वही अगर किसी ऐसे जज साहब के बारे में हो जाता है जो हुकूमत को अच्छे लगते हैं तो उनके ऊपर जो है वो फौरन एक्शन हो जाता है। तो ये दोहरा मेयार है। इन कवानीन को हमेशा इस्तेमाल किया गया उन आवाज़ों को दबाने के लिए जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करती हैं, और हमेशा इन कवानीन का गलत इस्तेमाल किया गया, गलत इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसी वजह से जी, उसी वजह से ये जो है कानून बनाए भी जाते हैं, उसके पीछे नहीं होती है, मिस यूज़ किया जाता है। इस पे मजीद भी हम जिक्र करेंगे और अपने नेक्स्ट टॉपिक भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जिक्र करेंगे तोशा खाना 2 का। इस हवाले से मैं उमर दराज गोंदल आपके ओपिनियन लेना चाहूँगा। आप क्या समझते हैं कि ये पहले खबरें आ रही थी कि नैब के एक और केस में खान साहब को जो है जेल में रखने की कोशिश हो रही है, तोशा खाना 2 क्या उसी का तसलसल है? अच्छा, हमने कानून में पढ़ा था एक अदरा सा तालिब इल्म होने के नाते कि एक ही जुर्म में एक शख्स को मुख्तलिफ सजाएं नहीं दी जा सकती, लेकिन हमने ये तोशा खाना का मामला देखा है कि कभी उससे इलेक्शन कमीशन से सजा अलग होती है, ट्रायल कोर्ट से सजा अलग होती है, अब उसी से जुड़ा एक और मामला है। तो लगता यह है कि घुमाना अपने तोशा खाना के आसपास ही है। अच्छा, उसके पीछे मेरा बैकग्राउंड भी जो समझ आती है, शायद वो ये ख्याल है कि हम जाएंगे तो पब्लिक के सामने ये नैरेटिव बिल्ड किया जाएगा कि देखिए अगर बाकी को आप करप्ट समझते हैं तो ये मखसूस पार्टी और मखसूस जो रहनुमा है, मखसूस जो लीडर है, ये भी उतना ही करप्ट है। लेकिन मसला ये है कि ये कोशिश 8 फरवरी से पहले हमने देखी, ये 8 फरवरी से पहले कोशिश हुई, ये सब कुछ हुआ, लेकिन फिर 8 फरवरी को अवाम की अदालत ने इससे मुख्तलिफ फैसला सुनाया जो एक्सपेक्टेशन थी। तो अगर बाकी केसेस से जो तमाम सियासी बुनियादों के ऊपर बने हुए केसेस हैं, अगर नैब का मौक़िफ़ नवाज शरीफ की गाड़ी के ऊपर मुख्तलिफ है, अगर आसिफ अली जरदारी जो है वो बाकी केसेस के अंदर अपनी सदारती इस्तिस्ना की आड़ ले रहे हैं बतौर सदर, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपने बाकी सजाएं दे के कुछ हासिल नहीं किया तो अब की बार भी इसमें से कुछ निकलना नहीं है। ये एक ला हासिल सी मश्क है जो हर 3 साल के बाद एक मखसूस सियासी जमात जो भी होती है, कभी नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो, कोई और हो, उसके खिलाफ की जाती है, लेकिन तब भी कोई नताइज नहीं आए, अब भी कोई नताइज नहीं आएंगे। ये एक ला हासिल सी मश्क है। कल तक नैब नून लीग के बारे में क्या कहता था, आज क्या कह रहा है, आज वही नैब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में क्या राय रखता है। अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया आपने, एक ला हासिल सी मश्क है। जाहिर है ये एक ऐसी सूरत है जिसका माजी में हम रेपिटेशन देखते रहे। मैं तारिक आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये वही सूरत हाल है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको PTI के लिए?
मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो मैंने देखा ये जो तोशा खाना इमरान खान साहब पर दोबारा बनाया गया, इसके साथ मुझे एक और चीज याद आती है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो गाड़ी ली, वो गाड़ी उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट पूल था उसमें डाल दी गई थी, वहां से कैबिनेट पूल से, वहां से लिए मियां नवाज शरीफ साहब ने गाड़ी। अच्छा, ली किस कीमत पर है? वही जो तोशा खाना वाली कीमत थी, उस कीमत पे मियां नवाज शरीफ साहब ने गाड़ी ली है। जरदारी साहब ने गाड़ी ली है और अब जरदारी साहब को सदारती इस्तिस्ना जो है उसकी बातें हो रही हैं। तो जिस तरह से हमने ये नहीं कि एक को करप्ट समझा है और दूसरे को पारसा समझा है, हमने इस मुल्क में हमेशा अवाम को उल्लू समझा है, इस निजाम ने अवाम को कीड़ा मकोड़ा समझा है, और वही कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक है, उसको मानो, उसके अलावा किसी को ना मानो। तकरीबन शाहिद असलम, अगर आपको याद हो तो फेक न्यूज पे भी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, शाहिद असलम का कुछ किरदार नहीं था। अहमद नूरानी की वेबसाइट की स्टोरी थी, जनरल बाजवा और उनके करीबी लोगों के असासे 12 अरब रुपए के आसपास। क्या हुआ? हमने कुछ किया? नहीं किया। उसके बाद वेबसाइट बंद की गई, उसकी खबरें दबा दी गई। फिर इसाक डार साहब की मेहरबानी थी, इसाक डार साहब ने फिर जो लोग मुलाजमीन थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, उनके खिलाफ जब इंक्वायरी शुरू की कि डाटा लीक यहाँ से हुआ है, तो हम इस मुल्क के आम शहरी, हम क्या होता है वो खाक नशीन, हमें पता चला कि हाँ यार ठीक है, बाजवा साहब के असासों पे अब खबर आ सकती है, क्योंकि इसाक डार साहब ने नोटिफिकेशन कर दिया, गिरफ्तारियां वगैरह हो गई। शाहिद असलम को हमने उठा के 3-4 दिन के लिए गिरफ्तार कर लिया था। हम उसके लैपटॉप का, उसके मोबाइल का पासवर्ड मांगना चाह रहे थे, वो उसने देने से इनकार कर दिया। अदालतों की मेहरबानी है, थोड़ा बहुत आम आदमी को छोड़ देती हैं, वरना होता इस मुल्क में कानून तो बाजवा साहब के मामले पे हो चुका होता अब तक कोई अज खुद नोटिस वगैरह। लेकिन हमारे यहाँ सियासतदान जो होता है उसकी गर्दन पतली होती है, आसानी से पकड़ी जाती है। आसानी से पकड़ी जाती है, ये अच्छी बात की आपने। वसीम अब्बासी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अब एक जानिब हम देख रहे हैं मौजूदा सिनेरियो में, एक जानिब डायलॉग की मुज़ाकरात की बात हो रही है, दूसरी जानिब जो है बानी चेयरमैन पीटीआई को जेल में रखने की बात की जा रही है, इसी नौयत के केसेस सामने आ रहे हैं। चल क्या रहा है? क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं? जेल में रखा जाएगा या बस ये वक्त ऐसे ही गुजर जाएगा? देखिए, मुज़ाकरात की जो बात हो रही है वो पीटीआई की तरफ से हो रही है और जो केस हो रहा है वो दूसरी तरफ से हो रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो नैब है ये तो पहले ही बहुत ही डिस्क्रेडिट हो चुका है। उस वक्त जैसे मुज़ाकरात का इधर से भी जवाब कुछ दिया गया है, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब दे रहे हैं। जी प्लीज। नहीं, इरफान सिद्दीकी साहब की बात हो रहा है, लेकिन नैब का केस इरफान सिद्दीकी साहब नहीं बना रहे, ना ही नून लीग बना रही है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। बिल्कुल, शायद आपको भी पता होगा। तो जिस तो वो मैं नैब के हवाले से बिल्कुल नैब इतना डिस्क्रेडिट हो चुका है। अब कल आप मिर्जा साहब के आंसू देख चुके हैं, उससे पहले शाहिद खान अब्बासी साहब हमेशा से ये कहते थे, उस वक्त जब कहते थे तो पीटीआई पूरी उनके पीछे पड़ती थी कि यार ये करप्ट है, इसलिए नैब बंद करवाना चाह रहे हैं। और मैं समझता हूँ विंडिकेट हुआ उनका स्टैंस कि नैब जो है वो बिल्कुल आर्म ट्विस्टिंग के लिए यूज होता है सियासतदानों की। इसने आज तक कोई ऐसा प्रोड्यूस नहीं किया, ना सबूत किसी सियासतदान के खिलाफ लाए, ना कुछ लोगों को जेलों में रखा, उनको बच्चों से दूर रखा, उनको तकलीफें पहुंचाई। और ये तमाम अफसरान मिलकर जो केस बनाते हैं, वो 2-3-4 साल बाद अगला चेयरमैन आता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड बैठता है और कहता है सारा ट्रैश था, खत्म करो। तो यही इस केस का भी हाल होगा। मेरा ख्याल है नैब को एक दफा फिर यूज किया जा रहा है। पिछले तोशाखाना केस का जो तोशाखाना 1 ने जो कमाल कर लिया, तोशाखाना 2 भी वही कमाल करेगा। सिर्फ टाइम बाइंग की एक टैक्टिस हो सकती है कि आप थोड़ा सा टाइम और वक्त लेंगे उनको, मगर बाकी ये नहीं। और मेरा ख्याल है नैब तो बहुत बुरी तरह डिस्ट्रैक्टेड हो चुका है। अगर कोई मुल्क पे एहसान करना तो इस इदारे को बंद करें पहले। ठीक है, आमिर सईद अब्बासी, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या अब ये जो सूरत हाल है, यानी तोशाखाना 2 जो है ये सामने आ रहा है, क्या इससे ये तासुर लिया जाए कि जो बाकी केसेस उन पर चल रहे हैं उसमें कहीं उनको रिलीफ मिलने जा रहा है? देखिए, ये बात तो फैक्ट है कि आप किसी भी शख्स को लंबे अरसे के लिए जेल में तो नहीं रख सकते। जाहिर बात है, जितने केसेस में जिस रफ्तार से सजाएं सुनानी थी वो हो चुकी, वो ट्रायल्स कैसे हुए पूरी कौम ने देखा, रात तक अदालतें चलती रही और 8 फरवरी से पहले वो केसेस में ज़बरदस्त जो है वो सजाएं सुनाई गई। तो अब ये मामलात क्योंकि अब अपीलेट स्टेज पे हैं, अपीलें उनका फैसला करने जा रही हैं अपीलों में, और उसमें बज़ाहिर ही लगता है कि शायद मिलने का इम्कान है। और अपेरेंटली यही कोशिश है कि नैब तो हमेशा से इस्तेमाल होता रहा है, और नैब एक वो इदारा है जो हमेशा इस तरह के किसी शख्स को, किसी शख्सियत को जेल में भेजने के लिए सबसे जो आसानी से केस बनाया जाता है वो नैब के केसेस हैं। और बाद में उन्हीं केसेस में वही नैब जो पहले बहुत बढ़ चढ़ कर कहते हैं कि बड़ी करप्शन हो गई, और बाद में आके कहते हैं कि नहीं हमसे गलती हो गई थी, और वो
किसी भी शख्सियत को उसको करप्शन के इल्जामात लगा दें, उनको गिरफ्तार कर लें, जेलों में डाल दें, उनकी फैमिलीज को टॉर्चर करें, उनके घरों पे रेड करें और उन्हें सजाएं भी दिलवा दें और फिर बाद में आके कहते हैं कि सॉरी गलत हो गया। तो ये निज़ाम पहले भी चलता रहा है, आज भी चल रहा है। मुस्लिम लीग नून ने ये दावा किया था कि वो उनके मंशूर शामिल था कि वो नैब को खत्म करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज भी नैब वही काम कर रहा है, पॉलिटिकल वही सूरत जो कि तू है। जी यकीनन वही सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम का वक्त चूंकि यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वरना हम मजीद बात भी करते। एतजाज़ नकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।